ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर संदीप मिश्रा, जो कि एक हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं। इसलिए आप सभी से हम आशा करते हैं कि आप कोरोना से संबंधित तो सवाल पूछेंगे ही, लेकिन साथ में आप हृदय रोग या इससे संबंधित भी सवाल पूछ सकते हैं, ताकि आप डॉक्टर साहब की विशेषज्ञता का पूरी तरह से लाभ उठा सकें। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 23421764। फोन नंबर नोट कर लीजिए 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। तो आपके फोन कॉल का इंतजार करते हुए हम शुरू कर रहे हैं आज का ये कार्यक्रम। कोरोना के मामलों की बात करें तो देश में कोरोना के मामलों की कुल जो संख्या है वो इतनी नहीं है, लेकिन हाँ, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोरोना के मामले कुछ बढ़ते से नजर आ रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये कोरोना की चौथी वेव नहीं है, मगर फिर भी तमाम एहतियाती उपाय हमें रखने ही होंगे। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं किस तरह से आप अपने आप को, अपने परिवार को कोरोना से अब बचाकर रख सकते हैं। एहतियातन उपाय आपको अपनाने हैं। लगातार आपको मास्क पहनना है, आपको हाथ धोने हैं और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, जिसकी हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, वो अपनाते रहना है। कोरोना के बाद देखा गया है कि कुछ लोगों को लॉन्ग कोरोना के इफेक्ट्स हुए हैं और कुछ लोगों को इससे संबंधित जो बीमारियां हैं, अगर कोमॉर्बिड हैं, हृदय रोग से संबंधित हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है या किसी और तरह की बीमारी है, तो आपको उसके बाद जो है कोरोना के बाद थोड़े से आप में लक्षण ज्यादा होते हैं, आपकी बीमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने विशेषज्ञ से बात करनी है और तुरंत उसका उपाय उसका खोजना है और उसकी चिकित्सकीय अपनी जांच करानी है। हम एक बार फिर आपको याद दिला दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, जो कि एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। इसलिए आप कोरोना से संबंधित तो सवाल पूछेंगे, लेकिन साथ ही आप हृदय रोग और इससे संबंधित सवाल भी पूछ सकते हैं। फोन नंबर फिर नोट कर लीजिए 23421764, 23421764 ये हमारा फोन नंबर है। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूलें। डॉक्टर संदीप, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर संदीप, कोरोना के केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। हम विशेषकर अगर हम दिल्ली जैसे इलाकों की बात करें तो क्या हम ये मान के चलें कि ये कोरोना की लहर में कुछ और बढ़ोतरी होगी, या अगर हम एहतियाती उपाय अपनाएंगे या कोरोना के जितना भी हमने अब कुछ सीखा है उससे बचाव का उसको अपनाते रहेंगे तो हम चौथी वेव को आने से रोक लेंगे? आप नवीन जी, आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें जो मेरा मानना है कि असल में हम फोर्थ वेव का क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि चाइना में बहुत ज्यादा फिर से कोरोना का संक्रमण हुआ है और इस बार जो फोर्थ वेव है उसमें चाइना में बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए हैं और काफी जगह बंद भी हो गया है। तो उस वजह से हमें लगता है कि अगर चाइना में आया है तो फिर हो सकता है इंडिया में भी आ जाए, क्योंकि पहले भी यही हुआ था कि सबसे पहले चाइना में आया था और फिर उसके बाद बाकी पूरे विश्व भर में फैल गया था। लेकिन आज की डेट में अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो है लगभग देश में ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है, जैसा कि आप जानते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे हेल्थ मिनिस्टर के नेतृत्व में इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है वैक्सीनेशन का कि इतना ज्यादा वैक्सीनेशन हो गया है कि ज्यादातर लोगों का तो वैक्सीनेशन हो चुका है। उसके अलावा ये भी है कि इससे पहले हमारे को ये वेव भी आ चुकी है, जो सेकेंड वेव थी उसमें काफी ज्यादा लोग कोरोना से ग्रस्त हुए थे, तो ज्यादातर काफी सारे लोगों को तो ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे में वैक्सीनेशन की वजह से और जो पहले ज्यादा वेव आई थी, सेकंड वेव बहुत स्ट्रांग आई थी, उसके वजह से हमें हर्ड इम्यूनिटी रीच हो गई है। जिसका मतलब ये है कि जो लोग बचे कुचे हैं उनमें कुछ लोगों में तो हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों में
पूरे के पूरे कम्युनिटी में फैलने का रिस्क जो है मुझे लगता है कि बहुत कम है। तो इसलिए ऑफ कोर्स ये जरूरी है कि अगर जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ वो अपना वैक्सीनेशन पूरा करा ले और पूरी प्रॉपर डोज करा ले, कि कई बार ये भी देखा गया है कि एक करा लिया, डोज ले लिया, दूसरा नहीं लिया, जिसमें कुछ लोगों में तो जिनमें कि एज का है फैक्टर और कोमॉर्बिडिटी का फैक्टर, उनको तीसरी डोज भी, बूस्टर डोज भी लेनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया कि प्रॉपर कोर्स नहीं किया। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर बिल्कुल वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो अपना वैक्सीनेशन करा लें, और अगर आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ तो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि कोर्स पूरा कर लें। और साथ में एट द सेम टाइम ये भी बहुत जरूरी है कि जो हमारे बाकी प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि सामाजिक दूरी रखना और मास्क लगाना और सैनिटाइजेशन रखना, हाथ साफ रखना, और वो सब चीजें भी अगर फॉलो करते रहे तो मुझे उम्मीद है कि ये फोर्थ वेव इंडिया में कुछ खास नहीं कर पाएगी। जी डॉक्टर साहब, हम एक पूरे कोर्स की बात करते हैं। आप भी बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन का एक पूरा कोर्स बहुत जरूरी है। कि वैक्सीनेशन के इस कोर्स में हमारी ये प्रिकॉशनरी डोज, जो जिसे हम बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, वो भी शामिल है, या सिर्फ 2 डोज को ही हम कोर्स कह रहे हैं और प्रिकॉशनरी डोज डिपेंड करता है कि आप लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो जैसे बीमारी की तरह से क्या होता है कि हमारी उसका जो वायरस के खिलाफ जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है उससे रिस्पांस आता है, और 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो दोनों एक्टिवेट हो जाती हैं। लेकिन ये देखा गया है कि समय के साथ धीरे धीरे वो इम्यूनिटी जो आ जाती है इन्फेक्शन से या बीमारी से या वैक्सीनेशन से, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ये देखा गया है अमूमन कि 9 महीने के बाद में जो होती है इम्यूनिटी फिर से डाउन हो जाती है या कम हो जाती है, और फिर से कोरोना का इन्फेक्शन होने का रिस्क हाई हो जाता है। तो अगर आपने 2 डोज ली है और उसके बाद में एक 9 महीने और बीत गए हैं, तो वो कोर्स तभी पूरा माना जाएगा जब आप बूस्टर डोज भी साथ में ले लें। तो इसलिए उन लोगों में, उन व्यक्तियों में जिनमें कि 2 डोज के बाद में 9 महीने बीत गए हैं और उनको कोरोना का रिस्क फिर से बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को बूस्टर डोज अवश्य ले लेनी चाहिए, तब उनका कोर्स पूरा माना जाएगा। जी, चर्चा हम इस पे जारी रखेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन हमारे पहले श्रोता जो हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं, दिल्ली से एसके पांडे। एसके पांडे जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर मेरी उम्र 59 साल की है जी। तो सर मेरा ब्लड प्रेशर 160 और 100 के करीब है। आपका क्या ब्लड प्रेशर? अच्छा जी सर जी। हाँ, तो सर मैं दवाई खा रहा हूँ, उससे कोई और दूसरी नुकसान तो नहीं होगा सर, पहली बात। और तीसरी बार तो सर मैं गया था ये तीसरी डोज लगवाने के लिए, तो सर अभी वो लगाना ही बोले अभी आपका नहीं आया है। वो अगस्त में लगवाया था दूसरी डोज, तब से अब तीसरी से लगवाना चाह रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर इनका 169 यानी 169/100 रहता है। 2 डोज ये लगवा चुके हैं, हालांकि दूसरी डोज इन्होंने अगस्त के महीने में लगवाई थी। तो ये आप जानना चाहते हैं कि क्या ये तीसरी डोज लगवा सकते हैं, कोई खतरा तो नहीं है? देखिए, पहली दो सवाल किए इन्होंने। एक तो ब्लड प्रेशर का इन्होंने बताया और कहा दवा ले रहे हैं तो आप क्या बंद कर सकते हैं। तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर अभी जो है ठीक नहीं हुआ है, अभी भी ब्लड प्रेशर हाई है, और अभी तो हमें डोज दवाई की जो है या तो डोज बढ़ाने की जरूरत है या एडिशन दवाई करने की जरूरत है। तो बंद करने का या कम करने का तो कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अभी भी जो ब्लड प्रेशर इनका जो लेवल बता रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है ब्लड प्रेशर। तो ये तो होगी नंबर 1। नंबर 2 जो बात है वो ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि 9 महीने के बाद करीब जो होता है उसका नंबर आता है बूस्टर डोज का, कम हो जाता है। इम्यूनिटी जो हमको मिली होती है पुराने वैक्सीनेशन से या इवन पुरानी बीमारी से, तो 9 महीने के बाद उसका जो बेनिफिट होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसे समय पे दूसरी डोज लगाने की जरूरत पड़ती है। तो वो इसलिए जो ऑटोमेटिकली अब हमारा जो बहुत अच्छा आपने देखा है ऐप बन गया है, और उसमें जो है ऑटोमेटिकली ये आ जाता है कि जब आपको जरूरत है तो वो आपको इन्फॉर्म कर देता है कि अब आपको डोज की जरूरत है और अब आप जाके लगवा लीजिए। तो इसमें अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ही अगर आपने पहली 2 डोज लगवाई हुई है तो ऑटोमेटिकली आपको ऐप बता देगा कि अब आपकी जो बूस्टर डोज ड्यू हो गई है। तो इसमें जब भी आपका नंबर आएगा तो आप अपने उस ऐप में जाके देख सकते हैं कि आपकी बूस्टर डोज ड्यू है कि नहीं है। आपको SMS ही भेज देगा वो कि अब आपकी ड्यू है। इस बीच हमारे जी डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे अगले श्रोता हैं गाजियाबाद से यामीन जी। आइए उनका भी प्रश्न सुनते हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं यामीन भाई रेडियो वाला, सिरोही लोनी जिला।
जी सर, मैं जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि हार्ट अटैक के साधारण क्या लक्षण है, तो ये बताएं। और एक मैंने जैसे सुना है कि क्या हार्ट अटैक का जबड़े में भी दर्द हो जाता है, क्या पीठ में भी दर्द हो जाता है? जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, हार्ट अटैक के लक्षण ये होते हैं कि 3 लक्षण मेन मुख्य होते हैं, उसमें एक एक करके आपको तीनों लक्षण बताता हूँ। पहला लक्षण ये होता है कि छाती में बहुत तेज भारीपन होता है, जिससे कि जिसको कि कभी किसी किसी को पेन होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को छाती में भारीपन होता है, ऐसा लगता है कोई बहुत तेज बड़ा पत्थर रख दिया है छाती पे। लेकिन सिर्फ छाती में नहीं, ये छाती के अलावा भी जा सकता है, जैसे लेफ्ट साइड में कंधे तक जा सकता है, गर्दन पे जा सकता है, इवन जो है वो आपके जबड़े तक भी जा सकता है। तो ऐसा कोई दर्द जो कि बहुत, या हैवीनेस जो कि छाती पर हो या जबड़े तक भी चला जाए, तो वो नंबर 1 हार्ट का सिम्टम हो सकता है। दूसरी चीज जो होती है इसमें, जब हार्ट अटैक की होती है तो आपको एक दूसरा सिम्टम भी आ सकता है, जिसमें कि आपको घुटन सी महसूस होती है कि सांस लेने में प्रॉब्लम है। तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सांस लेने की कोशिश तो कर रहा हूं पर पूरी सांस नहीं आ पा रही है, तो घुटन सी महसूस होती है और सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। ये दूसरा सिम्टम होता है। तीसरा सिम्टम होता है कि साथ में पसीना वगैरह आने लग जाता है। तो 3 में से अगर 2 सिम्टम मौजूद है तो हम ये मानते हैं कि ये हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। तो एक तो है जो मैंने बताया, हैवीनेस, जो कि छाती में होती है, लेफ्ट साइड पे जा सकती है, कंधे पे जा सकती है, गर्दन में जा सकती है, इवन जबड़े तक जा सकती है। नंबर 2, पसीना आना, ज्यादा पसीना आना, जो जरूरत से ज्यादा, गर्मी के टाइम पे थोड़ा पसीना आता ही है, लेकिन बैठे बैठे एकदम से पसीना आने लग जाए तो फिर ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरी चीज होती है कि सांस आपको लगे कि पूरी सांस नहीं आ पा रही, किसी वजह से एकदम से घुटन लगने लग जाए सांस में, और ये सब एकदम से अचानक से हो जाए तो ये हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। इनमें से 3 में से अगर 2 सिम्टम प्रेजेंट हो तो। जी डॉक्टर साहब, चर्चा हम इस पे अभी आगे और करेंगे। इस बीच हमारे लखनऊ से श्रोता मोहम्मद आरिफ जुड़ चुके हैं। ये उनका प्रश्न, उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। मोहम्मद आरिफ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, सबसे पहले तो आपको तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार। जी नमस्कार। और सर, और ईद की भी मुबारकबाद मैं देता हूँ सर। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कहिए। जी सर, आपका प्रोग्राम सुनता हूँ हमेशा, बहुत अच्छा लगता है। जी शुक्रिया। और मेरा खास आज प्रश्न ये है डॉक्टर साहब से कि 2 टीके तो जो बताए गए थे तो मतलब हमने लगवा लिए हैं। अब क्या तीसरा कोई टीका भी लगना है, या दोनों टीकों के बाद अब कुछ नहीं टीका लगना है, कुछ एहतियात वगैरह भी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में जरा बताएं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर संदीप। देखिए, नंबर 1 की एहतियात तो रखना है, टीका लगाने के बाद भी रखना है, और कंटिन्यूअस रखते ही रहना है जब तक कि ये पूरी की तरह से बीमारी चली नहीं जाती। तो अभी तो चली ही रही है, आपने देखा 4th वेव का भी आशंका है। चाइना में तो खैर काफी ज्यादा हो गई है 4th वेव, काफी लोग संक्रमित हो गए हैं, तो प्रिकॉशन तो रखना ही है नंबर 1। नंबर 2, टीके का जहां तक सवाल है, जैसा मैंने बताया कि टीके के बाद तीसरा डोज जो लगना होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम हो गया दूसरी डोज के बाद, नंबर 1। नंबर 2 कि आपको क्या कोई और उम्र क्या है। अगर ज्यादा उम्र है, एज ब्रैकेट में ज्यादा में आते हैं, तो फिर टीका लगाने से फायदा हो सकता है। और तीसरी चीज ये है कि अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है कि नहीं, मतलब कोई अन्य बीमारियां साथ में है जिनसे कि कोविड की बीमारी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, तो उन सिचुएशंस में टीका की जरूरत पड़ती है। अब खुशी की बात यह है या अच्छी बात यह है कि आपने अगर अपना ऐप से टीके लगवाए हुए हैं तो वो आपको ऐप ऑटोमेटिकली SMS भेज देता है, आपको ऑटोमेटिकली बता देता है कि आपका तीसरा डोज ड्यू है। तो आपको बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आपको मैसेजेस आए उनको ध्यान से देखते रहें, और अगर इस तरह का मैसेज आए कि भाई आपका टीका ड्यू हो गया है तो जाके लगवा लें। तो आपको बड़ा आसान हो गया है, कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपको आपके फोन पर ही मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका टीका ड्यू हो गया, लगवा लीजिए। मुंबई के ठाणे का रुख करते हैं, वहां से गुरुनाथ जी के साथ जुड़ते हैं और उनका प्रश्न, उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। गुरुनाथ जी, स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था सर, ये जो अपना बाईपास सर्जरी और ये जो एंजियोप्लास्टी, ये मतलब हार्ट की कौन सी जो फेज होता है तब ये सब करना पड़ता है, और ये जो नसें ब्लॉक होती है जो हार्ट की, तो ये इससे मतलब खान पान और जो लाइफस्टाइल से क्या इसका संबंध है? थैंक यू सर। देखिए, 2 सवाल पूछे आपने। पहले सवाल का मैं पहले जवाब दे दूं। हार्ट की क्या होता है कि एक बहुत आश्चर्य वाली बात है कि हार्ट में अंदर ब्लड होता है,
खुद भरा हुआ था क्योंकि हार्ट पंप है, तो वो उसी ब्लड को जो उसके अंदर हार्ट की थैली के अंदर जो ब्लड रहता है उसे ही पंप करता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि हार्ट उस खून को अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज नहीं कर सकता। उसको स्पेशल नसों की जरूरत होती है जिनसे कि उसको खून आता है, और जो उसके अंदर खून भरा होता है उसको वो यूज नहीं कर सकता। तो ये तो एक बात है। तो अब कहने का मतलब ये है कि हार्ट का जो अटैक या हार्ट की बीमारी तब डेवलप होती है जब वो जो नसें जो हार्ट को सप्लाई कर रही होती है उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये देखना है कि ब्लॉकेज कितना है। ब्लॉकेज जो होता है 10 साल की उम्र से डेवलप होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब वो 70% से ज्यादा ब्लॉकेज होता है तब वो प्रॉब्लम करता है। तो एक तो ये चीज देखनी पड़ती है कि कितना परसेंटेज ब्लॉकेज हो रहा है, और दूसरी चीज ये देखनी पड़ती है कि हार्ट में 3 नसें होती हैं, तो डिफरेंट पार्ट को सप्लाई करती हैं, तो कितनी नसों में ये 70% से ज्यादा ब्लॉकेज है उससे पता लगता है। अगर एक ही नस में है तो उसको कहते हैं सिंगल वेसल डिजीज, अगर 2 नस में है तो उसको कहते हैं डबल वेसल डिजीज, अगर 3 नस में है तो उसको कहते हैं ट्रिपल वेसल डिजीज। अब अगर एक नस में प्रॉब्लम है या 2 नस में प्रॉब्लम है तो उस केस में तो एंजियोप्लास्टी बहुत ही अच्छा इलाज है। लेकिन अगर बहुत सारी नसों में, मतलब 3 नसों में जगह जगह प्रॉब्लम है, तो फिर हो सकता है कि बाईपास बेटर हो। और अगर इसके बीच की सिचुएशन है तो फिर देखना पड़ता है मरीज के हिसाब से कि उसको एंजियोप्लास्टी बेटर रहेगी कि बाईपास बेटर रहेगा। तो ये डिपेंड करता है, जैसा मैंने बताया, कि कितनी नसें इन्वॉल्व है, कितनी जगह पे ब्लॉकेज है, और नंबर 3 70% से ज्यादा है कि नहीं। ये 3 चीजें डिसाइड करती हैं जी। अब जहां तक आपने दूसरा सवाल था आपका कि खान पान से क्या फर्क पड़ता है, तो 2 चीजें हैं। खान पान से ये होता है कि जो अगर ठीक नहीं हो खान पान तो नसों में ब्लॉकेज आना शुरू हो सकता है, और अगर खान पान खराब है तो वो जल्दी ब्लॉकेज आ सकता है। तो नंबर 2 ये है कि एक बार अगर ब्लॉकेज डेवलप हो गया तो क्या खान पान से वो ब्लॉकेज जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। अगर ब्लॉकेज एक बार डेवलप हो गया तो खान पान से ये हो सकता है कि नया ब्लॉकेज ना आए, लेकिन जो ऑलरेडी ब्लॉकेज हो गया है उसके लिए तो आपको या तो दवा लेनी पड़ेगी, या एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी, या बाईपास कराना पड़ेगा। तो खान पान से जो चीज होती है कि आगे के ब्लॉकेज जो है उनमें कमी आ सकती है, वो रुक सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी हो गया है उस पे जो है वो तो उसका डेफिनेट इलाज कराना पड़ता है जी। हमारे अगले श्रोता है महेश बड़ौत से। आइए उनका भी प्रश्न सुनते हैं। महेश जी, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ जी। नमस्कार। मैं जानना चाह रहा हूँ CTR क्या है, और हमें जैसे किसी को अटैक आ जाता है तो मैं क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे? डॉक्टर साहब CTR के बारे में जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं कि अटैक आता है तो उससे पहले क्या CPR क्या होता है, और ये अटैक से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं? तो देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। पहली चीज होती है CPR का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई घातक प्रॉब्लम आती है जिसमें कि हार्ट अटैक हो सकता है, या एक चीज होती है उसको हम कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। उसमें क्या होता है कि हार्ट अटैक में तो नस में ब्लॉकेज आता है। सडन कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कि हार्ट में एक शॉर्ट सर्किट डेवलप हो जाता है, क्योंकि हार्ट में जो आप जैसे समझ सकते हैं कि पंप है, तो पंप में एक के बाद एक जो पंप जब बीट करता है तो आगे ब्लड पुश होता है। लेकिन अगर एक साथ सारे का सारा बीट करने लगे तो फिर ब्लड कहीं भी नहीं पुश हो सकता। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो जो कोऑर्डिनेशन है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का वो खराब हो जाता है। तो उस केस में हार्ट जो है कोलैप्स हो सकता है, इसको हम कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। तो CPR जो होता है वो जब सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, क्योंकि हार्ट रुक गया है और हार्ट रुक जाता है तो सांस भी आनी रुक जाती है। तो उसमें क्या होता है CPR में हार्ट को बाहर से उसको, जैसा वो उसका काम है बीट करना, तो वो बाहर से उसको पंप करने की कोशिश करते हैं, हाथ से उसको दबाते हैं ताकि हार्ट में से ब्लड आगे की तरफ पंप हो जाए। तो एक तो ये पार्ट होता है। दूसरी होती है कि सांस रुक जाती है तो या तो मुंह से सांस देते हैं, तो माउथ टू माउथ जो रेस्पिरेशन देते हैं, और इन दोनों प्रोसेस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं CPR। और जैसा मैंने बताया कि जब हार्ट अचानक से रुक जाता है जिसमें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिसको कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट, उस केस में ये यूज होता है जी। डॉक्टर साहब, ये सडन कार्डियक अरेस्ट जो अटैक आता है ये आता क्यों है, और क्या खास वजह हो सकती है इसकी? देखिए, 2 चीजें काफी कॉमन है। सबसे पहले तो यही है कि हार्ट की नस में ब्लॉकेज की वजह से ये कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है नर्व्स के थ्रू जाती है, जब ब्लॉकेज होता है तो वो नर्व्स
कि सप्लाई रुक जाती है, तो कई बार वो सप्लाई जो होती है वो जब रुक जाती है तो नर्व से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो शॉर्ट सर्किट बन जाता है, तो उसमें कार्डियक अरेस्ट आता है। ये तो सबसे कॉमन कॉज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जेनेटिक रीजन से होता है कि किसी किसी को जेनेटिक डिफेक्ट होता है, और स्पेशली जब वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आपने सुना होगा कि मैराथन में गए और एकदम से कोलैप्स हो गए और डेथ भी हो गई, इवन एथलीट्स की डेथ हो गई, बाद में पता चला कि फैमिली में भी पहले ऐसा डेथ हो चुकी थी। तो ये क्या होता है कि कुछ उसमें जेनेटिक भी कंपोनेंट हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम में, सडन कार्डियक अरेस्ट में। डॉक्टर साहब, अगर किसी को जेनेटिक की इस तरह की बीमारी है या जेनेटिक कंपोनेंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसे किस तरह के टेस्ट कराने चाहिए और कब कब कितनी उम्र के बाद कराने चाहिए ताकि वो अपनी देखभाल खुद कर सकें? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर फैमिली में नोन है, किसी को पहले ऑलरेडी ऐसी हिस्ट्री है कि यंग एज में किसी को हार्ट अटैक हो गया या किसी को ऐसे अरेस्ट हो गया, कोई फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसकी ऑलरेडी इस तरह की हिस्ट्री अवेलेबल है, तो उन लोगों को जो है डेफिनेटली ईसीजी नंबर 1 है। लेकिन उसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी होती है, और फिर अगर जरूरत पड़े तो और होल्टर टेस्ट होता है, और अगर फिर जरूरत पड़े तो एमआरआई तक कराना पड़ सकता है, ये समझने के लिए कि ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर जेनेटिक टेस्ट होते हैं, पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, वो जीन से पता लग जाता है कि वो कोई ऐसा जीन तो नहीं है जिससे कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। LQT सिंड्रोम होता है, उसको कहते हैं, उसमें एक जीन्स की प्रॉब्लम होती है। तो वो सब टेस्ट अवेलेबल है जिनसे कि पता लग सकता है। लेकिन जिसकी फैमिली में हिस्ट्री नहीं है, तो उसमें भी ये देखा गया है कि अगर ईसीजी करें तो उसमें कुछ कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं जिनसे कि शक पड़ सकता है कि इनको सडन कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केसेस में जो है उनका भी जांच करा लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रखेंगे। हमारे अगले श्रोता अशोक गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या जानना चाहते हैं? जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब की चर्चा अभी सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे जो दादाजी हैं लगभग 65 वर्ष की आयु हो गई है, तो उनके जो है टीका वगैरह लगवा लिए थे 2। तो क्या ये जो मतलब काफी ज्यादा एजेड लोग हैं, तो उनको क्या और भी टीके लगने की आवश्यकता रहेगी क्या? इसके बारे में जानकारी लेना है। जी, इसमें जैसा मैंने पहले भी बताया कि टीका जो है लगने के कब लास्ट टीका कब लगा था वो है बात। अगर उसके बाद में 9 महीने गुजर गए हैं तो इनको एक और टीका लगाने से बेनिफिट हो सकता है, और अगर 9 महीने नहीं गुजरे हैं तो अभी थोड़ा और वेट करना है। स्पेशली अगर उनको और कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे हार्ट की बीमारी है या कोई और तरह की बीमारी है जिसमें कि जिसको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, जिससे कि कोविड का जो है रिस्क बढ़ जाता है, तो फिर टीका लगाने में बेनिफिट है। जी डॉक्टर साहब, दोबारा हम हार्ट अटैक के सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उससे कितनी देर पहले, कितने दिन पहले या कितने महीने पहले उसको पता लग जाता है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है और मुझे हार्ट अटैक ना आए, तो उसके लिए मुझे ये टेस्ट करा लेने चाहिए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट करा लिया फिर भी हार्ट अटैक आ सकता है, तो कोई फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है जिससे कि पता लगे कि हार्ट अटैक हो सकता है कि नहीं। और जो होता है बेसिकली रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना होता है। अगर आप रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे तो हार्ट अटैक आने का रिस्क जो है कम हो जाएगा। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्योंकि अगर आप रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे तो आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम होगा। तो जैसे ब्लड प्रेशर है वो एक रिस्क फैक्टर है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। शुगर एक रिस्क फैक्टर है, अपनी शुगर को कंट्रोल में करें। स्मोकिंग जो है बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, तो स्मोकिंग ना करें। ऐसे ही जो LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर वो बढ़ा हुआ होता है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो अगर आपका किसी का बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है तो फिर उसको कम करें। और फिर मोटापा है वो रिस्क फैक्टर है। फिर लो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी रिस्क फैक्टर है। और फिर खान पान में जैसा मैंने बताया कि कुछ लोग सब्जी वगैरह अगर कम खाते हैं तो फिर वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। तो ये जो होता है इसमें टेस्ट कराने से इतना ज्यादा नहीं पता लगता, हालांकि कुछ टेस्ट करे जा सकते हैं, जैसे इकोकार्डियोग्राफी एक टेस्ट होता है जो कि कर सकते हैं स्क्रीनिंग के लिए, और एक TMT होता है या स्ट्रेस टेस्ट होता है जिसमें कि आपको एक्सरसाइज करा के देखते हैं कि कोई एंजाइना वगैरह तो नहीं हो रहा है, ECG में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, या फिर थैलियम होता है जो टेस्ट थैलियम होता है, उससे पता लगता है कि कोई सर्कुलेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कोई फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है। जी, हमारे तरीका यही है कि रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें। जी, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से धर्मवीर जी। आइए उनका भी प्रश्न सुनते हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, कहिए सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मुझे 2-3 बातें पूछनी है।
जैसे कि बचपन में पैदा हुआ बच्चा, उसके दिल में छेद पाया जाता है। एक भाई बहन हुए तो उनके छेद मिले, भाई के भी, और भाई तो उसका रक्षा 18-20 साल गुजर गया, और जो बहन है अब तक ठीक ठाक ऊपर वाले के दिया से चल रही है, शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो ये छेद क्यों होते हैं और इसके क्या इलाज पॉसिबल है कि नहीं है? और डॉक्टर एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को शुगर है तो शुगर वाले पेशेंट को कितना शुगर मेंटेनेंस रखना चाहिए? 6 पॉइंट से नीचे रहना चाहिए। अगर कम हो जाए शुगर का लेवल तो उसमें क्या नुकसान है, और ज्यादा में तो शुगर लेवल तो होता ही है, उसके तो पता ही है कि इसको कंट्रोल करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, 2 प्रश्न हैं इनके। पहला प्रश्न है दिल में छेद को लेकर कि बच्चों में पाया जाता है, क्यों होता है और कैसे क्योर किया जा सकता है? देखिए, जो दिल में छेद है वो बेसिकली एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे बचपन में जैसे बच्चा नवजात शिशु होता है या उससे पहले जब पेट में बच्चा होता है तो सबके छेद होते हैं, लेकिन बर्थ के बाद वो धीरे धीरे करके छेद या तो कुछ तो बर्थ पे ही बंद हो जाते हैं, कुछ बर्थ के कुछ दिनों के बाद में छेद जो है अपने आप बंद हो जाते हैं, बिकॉज सर्कुलेशन जो होता है वो कुछ चेंज हो जाता है। जिसको पहले होता है उसको कहते हैं फीटल सर्कुलेशन, जो पेट में बच्चे में होता है, और फिर बाद में अडल्ट सर्कुलेशन हो जाता है। तो सर्कुलेशन जब चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली कुछ छेद भर जाते हैं। कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि छेद नहीं भरते बर्थ के बाद भी, तो लेकिन वो भी काफी सारे छेद जो है समय के साथ में, जैसे 1 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र तक भी भर जाते हैं। अब छेद में भी 2 वैरायटी है। अगर वो नहीं भरता छेद तो ये देखना पड़ता है कि छेद बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा छेद है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बड़ा छेद है तो फिर या तो उसको भरने की जरूरत होती है सर्जरी करके, या फिर एक ढक्कन लगा के उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये एक कोई इसका सिंपल आंसर नहीं है, ये हर केस के हिसाब से देखना पड़ता है कि इसमें नंबर 1 छेद के लिए कुछ करना है कि नहीं, और करना है तो क्या करना है, सर्जरी करनी है कि ढक्कन लगा के छेद को बंद करना है। तो ये तो हो गया पहला सवाल। जी, दूसरा सवाल था इनका डॉक्टर साहब की शुगर कितनी मेंटेन रखनी चाहिए ताकि दिक्कत ना आए? देखिए, शुगर जो है जैसा उन्होंने बताया कि 6 के आसपास या 5.5 6 के आसपास अगर HbA1c रखते हैं तो वो आइडियल है, क्योंकि उससे ज्यादा बढ़ता है, अगर 6.5 से ज्यादा बढ़ता है तो फिर इसका शुगर का जो है ना डायबिटीज का रिस्क बढ़ने लगता है, और फिर 6.5 से ज्यादा हो जाए, 7 हो जाए, 7.5 हो जाए तो रिस्क और ज्यादा हो जाता है, तो फिर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कम की ज्यादा चिंता नहीं है, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये है बात। डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद क्या आपके पास कुछ केसेस, कुछ मामले ऐसे आए हैं जिनमें हार्ट की डिसीज डेवलप हो गई हो? उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, बहुत संक्षेप में। देखिए, कोरोना के बाद में जो होता है ना, कोरोना के 3 फेज हैं। पहला फेज है जिसमें कि फीवर आता है, वायरीमिया होता है। सेकंड फेज होता है जिसमें फीवर जब सबसाइड होता है तो फिर काफी सारी प्रॉब्लम डेवलप होती है, जैसे लंग की होती है और सैचुरेशन ड्रॉप होने लगता है। लेकिन जो थर्ड फेज होता है इसका, उसको कहते हैं लॉन्ग कोविड। इसमें क्या होता है कि हार्ट की जो नसें होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और उसके वजह से उसमें क्लॉट बनने की भी रिस्क होती है, और हार्ट का जो मसल है वो फैलने की भी रिस्क होती है। तो ये रिस्क जो होती है काफी कम लोगों में होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में हो सकती है। तो पहले रिस्क में जब इन्फ्लेमेशन होता है उसमें हार्ट अटैक आने का भी रिस्क होता है, और फिर हार्ट फेलियर का भी रिस्क होता है। जी, डॉक्टर संदीप, हमसे जुड़ने के लिए, विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए, इतने सारे लोगों की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए, चाहे वो कोरोना से संबंधित हो, चाहे वो फिर हृदय रोग से संबंधित हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और हमें उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखा होगा कोरोना से बचाव के बारे में। और चूंकि हमारे जो डॉक्टर साहब थे वो हृदय रोग विशेषज्ञ थे, इसलिए हमने उम्मीद की थी, हमने आशा की थी कि उन सभी सवालों का जवाब हम उनसे ले सके जो कि आपने पूछे हैं, जो कि हृदय रोग से संबंधित है। बहरहाल, आज के इस अंक में बस इतना ही। कल रात 9:30 पर फिर मुलाकात होगी। दें इजाजत मुझे। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।